3 साल पहले मेरी अपनी बहन ने मुझे एक रिफॉर्म सेंटर भेज दिया था। यंग मास्टर जिया का दावा था कि मेरी वजह से कंपनी को 100 मिलियन का नुकसान हुआ है। मेरी बड़ी बहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे वहां फेंक दिया ताकि मैं डिसिप्लिन सीख सकूं। मेरे अपने माँ बाप चुपचाप खड़े देखते रहे, जैसे मैं उनका बेटा नहीं, उनके लिए कोई अजनबी हूँ। 3 साल बाद मैंने डिसिप्लिन सीख ली है और अब मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन उन्हें अब पछतावा हो रहा है। 3 साल बाद मैं फिर से जू फैमिली की विला के मेन गेट के सामने खड़ा हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ दोबारा कदम रखूंगा। 3 साल पहले उसी रात मुझे इसी जगह से ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाया गया था। मुझे वो मंजर अच्छी तरह याद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और पूरी जमीन कीचड़ से सनी थी। 2 सिक्योरिटी एजेंट्स मुझे बाहर की तरफ घसीट रहे थे। मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के फ्रेम को पकड़े हुए था, यहाँ तक कि जोर लगाने से मेरे नाखून तक उखड़ गए थे। लकड़ी पर मेरे खून के निशान छूट गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो निशान आज भी वहां मौजूद होंगे। मैं घर की तरफ देखते हुए चीख रहा था। मैं पापा, मम्मी और अपनी तीनों बहनों को आवाज दे रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैंने उन 100 मिलियन को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने जोमिनी को फ्रेम नहीं किया। मैंने उनसे गिड़गिड़ाकर बस एक बार यकीन करने को कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो सब सीढ़ियों पर खड़े मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल कुत्ता हूं, जैसे मैं कुदरत की कोई बहुत बड़ी गलती हूं। मेरे पिता ने तो मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली। मेरी माँ हाथ मुंह पर रख कर रोई थी, लेकिन वो ये सोच कर रो रही थी कि उसने मुझ जैसे राक्षस को जन्म कैसे दिया। मेरी बड़ी बहन जुकिनजू एकदम ठंडे चेहरे के साथ सिक्योरिटी को जल्दी करने का ऑर्डर दे रही थी ताकि पड़ोसियों के सामने तमाशा न बने। मेरी दूसरी बहन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि इसे बंद कर दो और हमेशा के लिए सुधार दो। मेरी तीसरी बहन जोई ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बहन की एक डरावनी नजर ने उसे चुप करा दिया। इधर जुमिंग सबके पीछे सिर झुकाए खड़ा था। उसके कंधे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे मर रहा है। लेकिन सिर्फ मैंने देखा था जब उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में वो मजाक उड़ाती चमक और वो मुस्कान, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। 3 साल 1095 दिन बाद मैं वापस आ गया हूँ। आज मौसम बहुत साफ है और सूरज तेज चमक रहा है, इतना तेज कि मेरी आंखों में जलन हो रही है। मैं जू फैमिली के गेट के बाहर खड़ा हूँ। हाथ में एक पुराना धुला हुआ कैनवस बैग है, बस यही एक बैग जिसमें उन 3 सालों की कैद की सारी जमा पूंजी है। मैं अपने कपड़ों को देखता हूँ। मेरी ग्रे शर्ट बार बार धुलने की वजह से फीकी पड़ गई है, लेकिन उसका आखिरी बटन तक बहुत सलीके से बंद है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था, एक अनुशासित पहनावा ही व्यवस्था बनाए रखने की पहली सीढ़ी है। उनका कहना था कि मुझ जैसे लोगों को ऑर्डर की सख्त जरूरत है और मैं ऑर्डर का पालन करने वाला इंसान हूँ। मेन गेट खुलता है, सबसे पहले जूमिंग बाहर दौड़ कर आता है। वो बिल्कुल नहीं बदला, गोरा रंग और हमेशा की तरह सलीके से रहने वाला। उसने लाइट ग्रे लाउंज वेयर पहने हैं और उसके बाल माथे पर गिर रहे हैं। उसका चेहरा आज भी किसी मासूम फरिश्ते जैसा है, जैसे कोई छोटा सफेद खरगोश जो किसी का बुरा नहीं कर सकता। मुझे देखते ही उसके एक्सप्रेशंस पलक झपकते ही बदल जाते हैं। पहले हैरानी और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आती है जिसमें खुशी और दुख दोनों मिले हुए हैं। वो लंबे डग भरता हुआ मेरी तरफ दौड़ता है। भैया, आप आखिरकार वापस आ गए। वो सूखते हुए मेरा हाथ पकड़ लेता है। भैया, आपने वहां बहुत तकलीफ सही ना। पापा, मम्मी और मैं, हम हर रोज आपके बारे में सोचते थे। हम रोज आपके लौटने का इंतजार करते थे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस नीचे झुककर अपना हाथ पकड़ने वाली उसकी उंगलियों को देखता हूँ। ये वही हाथ हैं जिन्होंने 3 साल पहले मेरे पिता को मेरे खिलाफ झूठे सबूत दिए थे। जूमिंग अपनी पलकें झपकाते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि क्या मैं अब भी नाराज हूँ। भैया, उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे थे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से मेरी माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने डार्क रेड कार्डिगन पहना था। उनके बाल 3 साल पहले के मुकाबले काफी सफेद हो गए थे और चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरी और मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। टिंटीन, मेरे टिंटीन। वो मुझ पे टूट पड़ी और मुझ जोर से गले लगा लिया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। तुमने बहुत दुख झेले, ये सब माँ की गलती है। मम्मी बहुत शर्मिंदा है। मैं बिना हिले डुले चुपचाप खड़ा रहा। उनके आंसू मेरी गर्दन पर गिर रहे थे, गरम और खारे आंसू। आज भी उनसे वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। पहले ये महक मुझे सुकून देती थी। मुझे लगता था कि ये घर की खुशबू है। लेकिन अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, इन भावनाओं का मुझसे क्या लेना देना। डॉक्टर ने कहा था कि भावनाएं सिर्फ शोर होती हैं और मुझे उस शोर को सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कदम पीछे लिया, एक बहुत ही हल्का लेकिन कड़ा फैसला, बस खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाने के लिए। उनके हाथ हवा में ही जम गए।
उनके चेहरे पर छाई वो हैरानी सच कहूं तो काफी मजेदार थी। वो सदमे में थी। टिंटीन, तुम्हें क्या हुआ है? इधर जूमिंग ने माहौल को हल्का करने के लिए बीच बचाव किया। उसने मेरा साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मम्मी, आप उदास मत होइए। भैया अभी अभी तो आए हैं, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे यकीन है भैया आज भी हमसे प्यार करते हैं। मेरी तीसरी बहन जोई भी घर से बाहर दौड़ती हुई आई। उसने एक लंबी ऑफ वाइट ड्रेस पहनी थी, बाल खुले थे और उसकी आंखें भी लाल थीं। टिंटीन, वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं किनारे होकर बच निकला। उसका हाथ खाली हवा में रह गया। उसने एक झेम भरी हंसी हंसी। टिंटिन, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या वहां तुम्हें खाना ही मिलता था? फिक्र मत करो, मैं किचन में बोलकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनवाऊंगी। मैं उनके चेहरों को देख रहा था। सच कहूं तो मुझे उनके आंसू और उनका दुख साफ दिख रहा था, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अंदर सब खाली था। दिल की जगह अब कुछ नहीं बचा था, जैसे कोई सूखा कुआं हो जिसमें पत्थर फेंकने पर भी कोई गूंज नहीं आती। डॉक्टर सही कहते थे, इन भावनाओं को खत्म करने के लिए खुद को ट्रेन किया जा सकता है। तभी सीढ़ियों पर हील्स की आवाज गूंजी। मेरी बड़ी बहन जकिंजो नीचे आ रही थी। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। ये डार्क सूट, सलीके से बंधा जुड़ा, पत्थर जैसा चेहरा और रूह कंपा देने वाली सर्द निगाहें, यही थी जो फैमिली की असली बॉस। वही जिसने अपने हाथों से मुझे रिफॉर्म सेंटर भेजा था। वो सीढ़ियों पर रुक गई और मुझे ऊपर से नीचे तक परखने लगी। वही पुरानी जांचने वाली नजरों के साथ उसने आखिर में कहा, तो तुम वापस आ गए। उसकी आवाज़ पहले जैसी ही ठंडी थी। क्या उन 3 सालों में तुमने कम से कम रूल्स तो सीख लिए? जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे कमरे का माहौल जम गया। मेरी माँ ने रोना बंद कर दिया। मेरी तीसरी बहन चुप हो गई और जूमिंग भी एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो इस तमाशे का मजा लेने के लिए तैयार हो। वो सब मुझे घूर रहे थे। अगर 3 साल पहले मैंने ये सुना होता तो मैं पक्का वहीं टूट जाता। मैं अपना सिर झुका लेता और रोते हुए कहता, बड़ी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं उन्हें सफाई देता कि मैं वहाँ कितना आज्ञाकारी बनकर रहा। लेकिन अब मैंने सिर उठाया और सीधे उसके जॉलाइन को देखने लगा। डॉक्टर ने कहा था कि किसी की आंखों में सीधे देखने से बेमतलब की हमदर्दी पैदा हो सकती है। जबड़े को देखना तमीज वाला तरीका है और इससे दिमाग ठंडा रहता है। मैं बोलने लगा। मेरी आवाज़ बहुत धीमी और नपी तुली थी, जिसमें कोई इमोशन नहीं था। जैसे ही मेरे मुंह से डायरेक्टर जो शब्द निकला, जुकिंजू की भौहें तन गई। मेरी माँ की तो सांसें ही थम गईं। तिनतीन, ये तुम अपनी बड़ी बहन को किस नाम से बुला रहे हो? मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। जो बातें मैंने तैयार की थी उन्हें एक सांस में कह दिया। मुझे 3 चीज़ें चाहिए। पहला, मेरा अपना कमरा। दूसरा, मेरा फ़ोन। और तीसरा, मेरे आइडेंटिटी पेपर्स। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के एक एक शब्द साफ साफ कहा, जैसे मैं किसी कंपनी के रिसेप्शन पर फॉर्म भर रहा हूँ। मेरी माँ घबरा गई। वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। टिंटिन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या वहाँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ? मम्मी यहाँ है। मैंने फिर से उनका हाथ झटक दिया। मैडम जू, मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी ज़रूरतों पर गौर किया जाएगा? वो 2 शब्द, मैडम जू, उनके दिल में खंजर की तरह लगे। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और होंठ कांपने लगे। क्या? तुमने मुझे क्या बुलाया? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? तिनतीन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं आपको मैडम जो ना बुलाऊं तो क्या मुझे आपको मिस जो बुलाना चाहिए? मैंने बहुत ही सादगी से सवाल किया। डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, इमोशनल ब्लैकमेल को खत्म करने के लिए कड़वा सच ही सबसे अच्छा हथियार है। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो बस हकीकत बयान कर रहा था। बायोलॉजिकल तौर पर वो मेरी माँ है, लेकिन कानूनी तौर पर वो सिर्फ जोजियन की पत्नी है। उधर जुकिंजो ने एक ठंडी हंसी हंसी। बस बहुत हुआ। उसने मेरी माँ के रोने धोने को बीच में ही काट दिया और मुझे घूरने लगी। लगता है वहाँ 3 साल बिताकर तुम्हें पर लग गए हैं। तुम्हें लगता है अपनी फैमिली के साथ ये नाटक करके तुम अपनी जिद पूरी करवा लोगे? वो बटलर की तरफ मुड़ी। इसे इसकी आइडेंटिटी कार्ड और पुराना फोन दे दो और उसे सेकंड फ्लोर के कोने वाले गेस्ट रूम में रहने को कहो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये नाटक कब तक चलता है। उसे लग रहा था कि मैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कहते थे कि सच और झूठ कोई भावनाएं नहीं हैं, वो व्यवहार से साबित होने वाले तथ्य हैं। वो क्या सोचते हैं, ये उनकी समस्या है। मैंने अपना कैनवस बैग उठाया, बटलर से अपने पेपर्स फोन लिए और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, जूमिंग मेरे पास आया और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। नीचे से हमें कोई नहीं देख सकता था। वहां जूमिंग के चेहरे की वो मासूमियत एक पल में गायब हो गई। उसने बनावटी फिक्र जताते हुए दबी आवाज में कहा, भैया, मैं सच में बहुत खुश हूं कि आप घर वापस आ गए। वह एक ठंडी आह भरता है और मेरी तरफ झुक जाता है। जूमिंग कहता है, बड़े भाई, उस 100 मिलियन वाली बात का जिक्र दोबारा मत करना। बड़ी बहन अभी भी बहुत गुस्से में है। अगर तुमने फिर से कोई मुसीबत खड़ी की तो वो तुम्हें वापस वहीं भेज देगी। ये कहते वक्त उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हैं।
वो मुझे परखने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं ठीक उसी तरह भड़क जाऊं और चिल्लाने लगूं जैसा 3 साल पहले हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में मुझ पर पैसों की हेराफेरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। इसके बाद उसे बस नाटक करते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरना होगा और पूरा परिवार मुझे एक बार फिर मुजरिम मान लेगा। ओह, कितना पुराना और जाना पहचाना सिनेरियो है ये। मैं उसके इस पाखंडी चेहरे को देखता रहता हूँ। जाउटिंग सोचता है, तुम चाहते क्या हो? मैं समझदारी दिखाऊं या तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं पहले की तरह खुद को कुचले जाने दूं? वो बहुत ही धीमी आवाज में उससे यह सवाल पूछता है। ये सुनकर जूमिंग जैसे जमसा जाता है। जाहिर है उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं अचानक ऐसी बात कह दूंगा। जूमिंग कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं उसे याद दिलाता हूँ कि डॉक्टर ने कहा था कि झूठ बोलना और किसी पर झूठा इल्जाम लगाना गलत बात है। मैं सीधा उसकी आंखों में झांकता हूँ। मेरी आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा साफ है, जैसे मैं कोई अटल सच्चाई बता रहा हूँ। अगर तुम मुझे नसीहत देने की कोशिश कर रहे हो तो पहले ये साबित करो कि उन 100 मिलियन का मुझसे कोई लेना देना है। मैं अपनी बात बीच में ही रोक देता हूँ। साउटिंग का बर्ताव बर्फ की तरह ठंडा और बेहद तमीज़ वाला है। तेरी राज़े लाए हैं, वह आगे कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना कि जो अपनी हद पार करेगा अंजाम भी वही भुगतेगा। यंग मास्टर जो, जरा रास्ते से हटिए। रास्ता रोकना बदतमीजी होती है। जूमिंग मुझे ऐसे देख रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में न गुस्सा है और न डर, बस एक सन्नाटा है। मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और उसके बगल से निकलते हुए कॉरिडोर के आखिर में मौजूद गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, मेरा जो फैमिली के साथ बचा कुचा रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाता है। कमरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन साफ सुथरा है। चादरें नहीं हैं और मेज़ पर एक छोटा सा पौधा भी रखा है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे बगीचे की उन कटी छटी झाड़ियों को देखता हूँ। 3 साल बीत गए। ये घर जरा भी नहीं बदला, लेकिन मैं अब वो पुराना जाउटिंग नहीं रहा। मैं अपना वो पुराना फ़ोन निकालता हूँ जो 3 साल से चार्ज नहीं हुआ था। जैसे मैं उसे प्लग इन करता हूँ और स्क्रीन जलती है, मुझे अनगिनत अनरेड मैसेजेस दिखाई देते हैं। ये सब 3 साल पुराने हैं। मैं उन्हें खोलता नहीं हूँ, बल्कि अपनी पुरानी आदत के मुताबिक नोट एप्लीकेशन खोलकर एक लाइन लिखता हूँ। जर्नल ऑब्जर्वेशन डे 1, फिजिकल बाउंड्रीज सेट। डॉक्टर सही कहते थे, नोट लिखना ही खुद को होश में रखने का सबसे अच्छा तरीका है। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे काला पड़ रहा है और मैं बिस्तर के कोने पर बैठ जाता हूँ। जूमिंग का चेहरा बार बार मेरे ख्यालों में आ रहा है, उसकी वो बनावटी मुस्कान और झूठी फिक्र। 3 साल पहले इसी नकाब ने मुझे धोखा दिया था। मैं उसे अपना सगा छोटा भाई मानता था और अपनी हर बात उसे बताता था। मुझे उसके हर लफ्ज़ पर यकीन था, लेकिन आखिर में उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। उसने मुझे उस हद तक धोखा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पर मुझे उससे नफरत नहीं है, वाकई नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि नफरत करने में बहुत एनर्जी लगती है और मेरे पास अब उतनी एनर्जी नहीं बची। लेकिन हाँ, मुझे उसकी हर छोटी से छोटी करतूत याद है। मुझे उसकी हर चाल याद है कि कैसे उसने धीरे धीरे मुझे खाई में धकेल दिया था। वह सब मेरे दिमाग में पत्थर की लकीर बन चुका है। अचानक कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाजे के पीछे से माँ की आवाज़ आती है, जाउटिंग, ये माँ है। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे प्लीज़? मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। वह फिर कहती हैं, जाउटिंग, माँ जानती है कि तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन आखिर हम एक परिवार हैं। खून का रिश्ता तो है हमारा, खून का रिश्ता। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? 3 साल पहले जब उन्होंने मुझे यहाँ से दूर भेजा था, तब किसी को खून के रिश्ते की याद क्यों नहीं आई? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और दरवाजे के पीछे उस औरत के रोने की आवाज़ सुनता हूँ, पर अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। ऑब्जर्वेशन जर्नल का अंत। डे 1, नॉइज लेवल एवरेज, इमोशनल फ्लक्चुएशंस नन। डे 2, सुबह के 6 बजे। मैं ठीक उसी वक्त जाग गया हूँ। यह आदत मुझे उस जगह पर लगी, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ। सुबह 6 बजे मुझे आंखें खोलनी पड़ती थी, क्योंकि देर करना एक सज़ा थी, सोए रहना एक सज़ा थी। वहाँ सब कुछ रूल्स के हिसाब से होता था। नहाना, बिस्तर तय करना, यहाँ तक कि तौलिया भी दीवार के कोने से ठीक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका होना चाहिए था। डॉक्टर कहते थे, जब तुम बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करो। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मैं दुबला हो गया हूँ, आंखें धंस गई हैं और स्किन भी खराब हो गई है, लेकिन मेरी नज़रों में अब पहले से कहीं ज़्यादा चमक और साफगोई है। डॉक्टर ने समझाया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी सारी फालतू भावनाओं को खुद से अलग कर दिया है। इधर जब मैं नीचे पहुंचा तो पूरा जू फैमिली पहले से ही वहां मौजूद था। खाने की बड़ी मेज़ पर शानदार नाश्ता सजा था। वहां वो पारंपरिक चीनी मिठाइयाँ भी थीं जो मुझे बहुत पसंद थीं। पहले जब भी मैं घर आता था, माँ हमेशा मेरे लिए वही खरीदती थी। मेरी तीसरी बहन जोई ने मुझे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं।
उसने मेरी तरफ आने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बहन की एक तिरछी नजर ने उसे वहीं जमा दिया। जुसिंजू बहुत ही ठंडे अंदाज में कहती है, बैठ जाओ। मैं मेज के दूसरे कोने तक गया, कुर्सी खींची और बैठ गया। मेरे हिलने डुलने से जरा भी आवाज नहीं हुई। क्योंकि तुम वापस आ गए हो तो हमें पहले ही कुछ रूल्स तय कर लेने चाहिए। जुसिंजू ने अपना कॉफी का कप वापस रखा। उस सन्नाटे में चीनी मिट्टी के टकराने की आवाज बहुत ही तीखी लगी। उसने अपने पास रखा एक प्रिंट आउट निकाला और मेज के बीच में खिसका दिया। वह कहती है, रूल नंबर 1, मेरी इजाजत के बिना तुम इस विला के बाहर कदम नहीं रखोगे। दूसरा, तुम ग्रुप के किसी भी काम में दखल नहीं दोगे और अपने पुराने दोस्तों से चोरी छिपे मिलने पर पूरी तरह पाबंदी है। तीसरा, इन पिछले 3 सालों के बारे में तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। जू फैमिली ऐसी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई जज किसी मुजरिम को मौत की सजा सुना रहा हो। वह पूछती है, क्या ये सब तुम्हें साफ साफ समझ आ गया? पास बैठी माँ ने उसे शांत करने के लिए धीरे से कहा, अभी तो तुम्हारा भाई वापस आया है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? जोशिंजू ने उन्हें बीच में ही काट दिया। वह कहती है, हमने इसे उस वक्त वहां इसीलिए भेजा था ताकि इसकी झूठ बोलने की गंदी आदत छूट सके। अगर हम इस पर कड़े नियम नहीं थोपेंगे तो ये देर सवेर फिर से जू फैमिली को बर्बाद कर देगा। मैंने अपने सामने रखे कागज को देखा। उस पर लिखा हर शब्द साफ था। हर शर्त मुझे महज एक बेजान चीज बनाने के लिए लिखी गई थी। जूमिंग, जो जुसिंजू के बगल में बैठा था, उसने बड़ी चालाकी से उसे एक रुमाल पकड़ाया। वो बहुत ही मीठी आवाज में कहता है, बड़ी बहन, आप गुस्सा मत होइए। बड़े भाई समझ जाएंगे कि आप यह सब उनकी भलाई के लिए कर रही हैं। फिर उसने एक विजेता की तरह मेरी तरफ देखा। वह कहता है, बड़े भाई बड़ी बहन की बातों का बुरा मत मानिए। परिवार सिर्फ आपका भला चाहता है। जब तक आप सीधे और आज्ञाकारी बनकर रहेंगे, हम सब एक परिवार रहेंगे। आपकी भलाई के लिए। भलाई के लिए, ये 3 शब्द मेरे जख्मों पर नमक की तरह लगे। मैंने अपना काटा चम्मच नीचे रखा और अपना सिर उठाकर जुसिंजू की तरफ देखा। जाउटिंग पूछता है, डायरेक्टर जू, मेरा एक सवाल है। आप मेरा घर में स्वागत कर रही हैं या किसी कैदी को उसकी सेल में वापस ला रही हैं? यह सुनकर जुसिंजू का चेहरा उतर जाता है। वह कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे जवाब देता हूं कि हमारे देश के कानून के मुताबिक किसी की आज़ादी को गैर कानूनी तरीके से रोकना एक जुर्म है। मैंने सबके सामने अपना वो पुराना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। मैं कहता हूं, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़रा मेरे फ़ोन में बोलकर घर के वो 3 नियम दोबारा दोहराइए जो आपने अभी अभी सुनाए हैं। खाने के कमरे में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरे पिता ने अपने हाथ में पकड़ा अखबार छोड़ दिया। गुस्से में उनकी भौहें तन गईं, जबकि माँ ने डर के मारे अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। मेरी आंखों में सिर्फ एक ठंडा खालीपन था। जुसिंजो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पे जोरदार तमाचा मार दिया हो। वह अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई, साउथिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कानून की बात करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं चुपचाप उसकी गर्दन की हड्डी को देख रहा था। मेरी आवाज एकदम शांत थी। जाउटिंग सोचता है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम किसी के असली इरादों को नहीं समझ पा रहे तो सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करो। मैं जोर से कहता हूं, आपने जो मांगे रखी हैं वो पारिवारिक नियमों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। ये सीधे सीधे किडनैपिंग और जबरदस्ती कैद करने का मामला है। मैं खड़ा हुआ और किसी प्रोफेसर की तरह सलीके से अपना फोन जेब में डाल लिया। अगर आपका इरादा सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का नहीं है तो मैं यही मानूंगा कि इस कागज के टुकड़े का कोई वजूद ही नहीं है। जुसिंजो गुस्से से कांप रही थी। उसने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ए आसान फमोश, 3 साल वहां रहने के बाद भी तुमने कायदे कानून नहीं सीखे, बल्कि अपने ही परिवार पर वार करना सीख लिया। मेरी दूसरी बहन जरो चाओ, जो अब तक खामोश थी, उसने अपने चश्मे को ठीक किया। उसकी नजरों में एक वकील वाली ठंडक थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, जाउतिंग, तुम बदल गए हो। तुम चालाक हो गए हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए या उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाने चाहिए। फिर उसने जुसिंजू की तरफ मुड़कर बड़े यकीन के साथ कहा, बड़ी बहन, साइकोलॉजी में इस बर्ताव को अक्वायर्ड सोशियोपैथी कहते हैं। ये तर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बस दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहता है। मैंने अपनी उस वकील बहन को देखा। 3 साल पहले ये वही थी जिसने अपनी दलीलों से सारे झूठे गवाहों को जोड़कर एक ऐसी जंजीर बनाई थी जिससे बच निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। बड़ी शालीनता से कह रही हो सेकंड सिस्टर, लेकिन तुम्हें कानून की इतनी ही समझ है तो यह भी पता होगा कि बिना कोर्ट ऑर्डर के कोई भी किसी नागरिक की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं छीन सकता। इधर मैं अपने आप पर ही एक फीकी मुस्कान लिए खड़ा था, एक ऐसी मुस्कान जिसे देख पाना भी मुश्किल था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अब तुम्हारी अटेंशन जरा भी परवाह है? डॉक्टर ने कहा था कि जो लोग सोने का नाटक कर रहे हों उन्हें जगाने की कोशिश मत करो, सीधा उनकी चादर ही खींच लो। मैं उनकी तरफ मुड़ा तक नहीं और उनके उतरे हुए चेहरों को पीछे छोड़ते हुए सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी के अभी रुक जाओ, पीछे से जोंजू चिल्लाई। मैं रुका और अपनी गर्दन घुमाकर पूछा,
क्या डायरेक्टरीज शो को कुछ और भी कहना है? उसने गुस्से में पूछा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, अपना सिम कार्ड दोबारा चालू करवाने। और इसी बहाने एक चक्कर हॉस्पिटल का भी लगा लूंगा। और इसी बहाने एक चक्कर हॉस्पिटल का भी लगा लूंगा। मेरी माँ ने घबराते हुए पूछा, हॉस्पिटल क्यों जाना है? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर का कहना है कि इतने लंबे समय तक बेहद स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने की वजह से मुझे रेगुलर साइकोलॉजिकल चेकअप की ज़रूरत है, ताकि ये पक्का हो सके कि मैं समाज के लिए कोई खतरा तो नहीं। फिर मेरी नज़र जूमिंग पर जा टिकी, जो चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए खड़ा था। मैं सोचता है, आखिरकार यंग मास्टर जूमिंग दिखने में कितने नाजुक है। अगर गलती से मैंने इन्हें धक्का दे दिया तो क्या ये फिर से एक्सीडेंटल तौर पर गिर जाएंगे? ये सुनते ही जूमिंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखों में पकड़े जाने का डर बिजली की तरह कौंध गया। मैंने झटके से घर का बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सूरज की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि इस वक्त जू फैमिली के उस आलीशान कमरे में जूमिंग पक्का मेरी सेकंड सिस्टर के पास गया होगा। वे दोनों मिलकर मुझे इस रास्ते से हटाने का कोई आखिरी और पक्का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मुझे बस इंतजार करना है। डॉक्टर ने कहा था कि बुरे लोग अपने लालच की वजह से कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ते हैं। बस इंतजार करो कि वे कोई गलती करें और फिर हिसाब बराबर करने के लिए वहां मौजूद रहो। ये सिस्टम नोटिफिकेशन की तरह गूंजता है। ऑब्जर्वेशन जर्नल डे 2, शतरंज का खेल शुरू हो चुका है। सब्जेक्ट्स के अंदर भावनात्मक उथल पुथल तेज है। नॉइज इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो शाम के 4 बज चुके थे। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। डॉक्टर के मुताबिक मेरे सभी पैरामीटर स्टेबल हैं। मुझ में ना तो किसी के प्रति गुस्सा है और ना ही आत्महत्या के विचार। बस एक ही दिक्कत है, इमोशनल रेजोनेंस के मामले में मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम है। डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है। जो लोग वैसी जगह से बचकर निकलते हैं उनके अंदर भावनाओं की एक तरह की ठंडक जम जाती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भावनाओं को महसूस करना मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैंने अपना सिम कार्ड वापस चालू किया और जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ मैसेजेस की बाढ़ आ गई। ये सब 3 साल पुराने मैसेजेस थे, कुछ पुराने दोस्तों के, कुछ कोलीग्स के और कुछ जूई के। टिंटिंग, तुम कहाँ हो? टिंटिंग, जवाब दो प्लीज़। सिस्टर टिंटिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जवाब दो। मैंने आगे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा और सब कुछ डिलीट कर दिया। जो बीत गया वो बीत गया। मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। मेरे पास एक बूढ़ी औरत सब्जियों की टोकरी लिए खड़ी थी, शायद बाजार से लौट रही थी। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा। शायद उसे मेरे कपड़े बहुत पुराने और घिसे हुए लगे। उसने मुझे घूरना चाहा लेकिन कुछ कहा नहीं। मुझे यह एहसास बहुत पसंद आया, यहाँ कोई मुझे नहीं जानता। कोई मुझे इस नज़र से नहीं देख रहा कि देखो ये जू फैमिली का वो श्रापित बेटा है। बस आई और मैं खिड़की वाली साइड पर बैठ गया। बस झटके खाते हुए आगे बढ़ने लगी। मैं बाहर उन गलियों को देख रहा था जहाँ से मैं 3 साल पहले गुजरा था। सच कहूँ तो ये शहर आज भी उतना ही जिंदा और चमक धमक वाला है, लेकिन इसे देखना किसी धुंधली पुरानी तस्वीर को देखने जैसा है। सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी कुछ भी वैसा नहीं रहा। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज था, आज के इवैल्यूएशन रिजल्ट्स मुझे भेज देना। मैंने जवाब में सिर्फ ठीक है लिखा। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि सिर्फ यही वो इंसान है जो वाकई मेरा भला चाहता है, भले ही उसकी दया थोड़ी बेरहम और डरावनी क्यों ना हो। पर वो सही कहता है। इस दुनिया में सिर्फ नियम ही है जो कभी धोखा नहीं देते, सिर्फ ऑर्डर ही शाश्वत है। मैं सीट के सहारे पीछे झुक गया और आंखें बंद कर ली। 3 साल पहले की वो रात याद आ गई जब उन्होंने मुझे पहली बार बंद किया था। 4 सफ़ेद दीवारों वाला कमरा, न खिड़की न बिस्तर, बस पत्थर जैसी एक सख्त कुर्सी। उन्होंने मुझे दीवार की तरफ मुंह करके घंटों बिठाए रखा। पहले दिन मैं रोया, दूसरे दिन मैं चिल्लाया, तीसरे दिन मैं भीख मांगी और चौथे दिन मेरे गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। मैं बस बैठा उस सफ़ेद दीवार को घूरता रहा। उसे देखते देखते ऐसा लगा जैसे मुझे सब समझ आ गया हो। बाद में डॉक्टर ने बताया कि इसे लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं। फिर उन्होंने मुझे चीज़ों को ऑब्जर्व करना सिखाया, सब कुछ रिकॉर्ड करना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना और भावनाओं की जगह लॉजिक का इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा कि इन सब में महारत हासिल करने के बाद ही मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा और फिर मुझे कभी कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने वो सबक अच्छी तरह सीख लिया। बस मेरे स्टॉप पर रुकी और मैं उतरकर पैदल घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं जो फैमिली की विला के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बड़ा गेट खुला था और अंदर तेज रोशनी के साथ लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। पक्का कोई मेहमान आए होंगे। मैं जैसे ही अंदर घुसा, पूरा सैलॉन लोगों से भरा था। जो फैमिली के रिश्तेदार और कुछ बिजनेस पार्टनर्स, वे सब चाय नाश्ता करते हुए मज़े से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, पूरा कमरा एक पल में खामोश हो गया। सबकी नज़रें मुझ पर थीं, जैसे किसी चिड़ियाघर के जानवर को देख रहे हों। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, घृणा थी और एक अजीब सी सनक।
एक आंटी ने धीरे से पास वाले से फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह वही है जिसे 3 साल तक बंद रखा गया था? दूसरे ने जवाब दिया, आवाज कम करो। सुना है जो लोग वैसी जगहों से आते हैं वे दिमागी तौर पर ठीक नहीं होते। हमारा मिंग कितना समझदार है, देखो बिजनेस कितनी अच्छी तरह संभाल रहा है। सच है। सगा बेटा उस बेटे के बराबर नहीं हो सकता जिसे आपने खुद पाला पोसा हो। ये बातें साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं नहीं रुका और सीधा वाटर डिस्पेंसर के पास गया। मैंने एक साफ गिलास लिया और उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा। डॉक्टर ने कहा था, दूसरों के फैसले सिर्फ उनकी अपनी सोच का हिस्सा होते हैं, तुम्हारी हकीकत नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने देखा कि जूमिंग वहां नहीं था। वो कहाँ गया? तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। जूमिंग नीचे आ रहा था, नए कपड़ों में, एक ब्लू कैजुअल सूट जैकेट और एकदम सलीके से बने हुए बाल। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट मुस्कान थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वो शैंपेन का गिलास लिए मेरी तरफ बढ़ा। ग्रैंड ब्रदर, तुम वापस आ गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज उतनी ही तेज थी जितने में सब सुन सके। ग्रैंड ब्रदर, तुमने बताया क्यों नहीं कि आज तुम बाहर जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान था। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ग्रैंड ब्रदर, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हैं, बाद में मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाने ले चलूंगा। जू फैमिली का कोई सदस्य ऐसे बाहर नहीं जा सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे। उसकी बातें कितनी फिक्रमंद और समझदारी भरी थीं। आसपास के रिश्तेदार सिर हिलाने लगे, देखो जूमिंग कितना बड़ा दिल वाला और दयालु है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पानी पीता रहा। जूमिंग को शायद लगा कि इतना काफी नहीं है। वो एक कदम और करीब आया और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि सिर्फ मैं सुन सकूं। देख रहे हो ग्रैंड ब्रदर, तुम्हारे वापस आने से यहाँ कोई खुश नहीं है। तुम बस एक कूड़ा हो जिसे कोई नहीं चाहता। जैसे ही उसने बात खत्म की, वो आधा कदम पीछे हटा और उसके चेहरे पर अचानक डर के भाव आ गए। उसने बड़ी जोर शोर से अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे मैं उसे मारने वाला हूं। ग्रैंड ब्रदर, गुस्सा मत करो, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। कमरे में मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। किसी ने सिक्योरिटी को बुलाने की बात शुरू कर दी। तभी भीड़ को चीरते हुए जिवेंजू सामने आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। जाओटिंग, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अंदाजा भी है आज यहाँ कितना बड़ा इवेंट है? उसने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि हुआ क्या है, बस सीधा मुझे गुनहगार मान लिया। जूमिंग डरपोक खरगोश की तरह जिवेंजू के पीछे छिप गया और उसके कंधे कांपने लगे। बड़ी सिस्टर, उन्हें दोष मत दो। वो अभी अभी वैसी जगह से आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। मैं ठीक हूँ, बस भाई मुझे मारे नहीं। वो सबके सामने यह जाहिर कर रहा था कि मैं हिंसक हूँ और एक खतरनाक इंसान हूँ। मैंने उसके उस मासूम चेहरे को देखा, फिर जुवेंजो की उन गुस्से भरी आंखों को। आखिर में मेरी नज़र थोड़ी दूर खड़े अपने माता पिता पर पड़ी, जिनके चेहरे पर सिर्फ शक और नफरत थी। यही मेरा परिवार है। मैंने अपना गिलास मेज पर रखा। मेज की सतह से गिलास के टकराने की हल्की सी आवाज आई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा जूमिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि मैं 3 साल पहले की तरह टूट जाऊंगा, चिल्लाऊंगा और सफाई दूंगा कि मैंने किसी को नहीं मारा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना हाथ उठाया और पूरी शांति के साथ उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे सैलून में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह फैली। झटके से जूमिंग का सिर एक तरफ घूम गया और वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसके हाथ से शैंपेन का गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई सन्न था, यहाँ तक कि जोइंजू भी पत्थर बन गई, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि मैंने वाकई हाथ उठाने की हिम्मत की है। जूमिंग अपना सूजा हुआ लाल गाल पकड़ती है और मेरी तरफ बेचारगी से देखती है। उसकी आंखों से अचानक आंसू छलक पड़ते हैं। भैया, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी माँ जोर से चिल्लाती है और भागकर जूमिंग को सहारा देने पहुंचती है। वो मुझे जोर से पीछे धक्का देती है। तुम झूठे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओमिंग को हाथ लगाने की? उस धक्के से मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूं, लेकिन फौरन अपना बैलेंस संभाल लेता हूं। पूरे कमरे के ताने सुनते हुए मैं अपनी शर्ट के कफ्स ठीक करता हूं। मेरी आवाज में ऐसी ठंडी शांति है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। डॉक्टर का कहना है कि स्लैंडर यानी बदनामी करना एक बुरा व्यवहार है और मेरा काम है ऐसे बुरे बर्ताव को रोकना। मैं बिना किसी इमोशन के जूमिंग की तरफ देखता हूं। तुमने अभी अभी मुझ पर वर्बल अटैक किया और अपने हाव भाव से ये दिखाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। ये मेरे खिलाफ सीधा स्लैंडर है। सही और गलत का फैसला भावनाओं से नहीं, बल्कि फैक्चुअल एविडेंस से होता है। जो पहले अपनी हद पार करता है, अंजाम भी उसे ही भुगतना पड़ता है। ये तमाचा बस एक फाइनल नोट था। मेरी बातें सुनकर पूरे सैलून में एक भारी और बर्फीली खामोशी छा जाती है। सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कोई बिना जज्बातों वाली मशीन हूं। जुकिंजू गुस्से से कांपते हुए होश में आती है और चिल्लाती है, जोतिंग, तुम न सिर्फ पूरी तरह बिगड़ चुके हो, बल्कि अब तुमने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि रिफॉर्म सेंटर के उन 3 सालों ने तुम्हें इंसान की तरह बर्ताव करना अब तक नहीं सिखाया।
वो बटलर की तरफ मुड़कर चीखती है, जाओ रस्सी लेकर आओ और इसे बांध दो। सिक्योरिटी से कहो कि पुलिस को बुलाए। पूरे हॉल का माहौल अब जम चुका है। जुकिंजू की आवाज अभी भी गूंज रही है। बटलर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मुझे घेरने के लिए आगे बढ़ता है। मेरी माँ जूमिंग को जोर से सीने से लगा लेती है, जैसे किसी मासूम बच्चे को किसी राक्षस से बचा रही हो। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और घिन है। मेरे पिता जुजियन भीड़ से निकलकर आगे आते हैं। उनकी आवाज भारी है और उसमें एक अटूट अथॉरिटी है। जाउटिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। वो गुस्से और निराशा भरी नजरों से मुझे देखते हैं। 3 साल पहले तुमने पैसे चुराए थे और झूठ बोला था। हमने तुम्हें एजुकेशन के लिए भेजा था ताकि तुम्हें सुधारा जा सके। और आज तुम्हारी हिम्मत देखो कि तुम सबके सामने हमला कर रहे हो। क्या इस परिवार के लिए तुम्हारे मन में रत्ती भर भी सम्मान बचा है? मैं उन्हें देखता हूँ, वो बिल्कुल नहीं बदले। उन्हें हमेशा खुद को एक मॉरल हाई ग्राउंड पर खड़ा करके दूसरों को जज करने का शौक रहा है। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि जूमिंग ने मुझसे क्या कहा था। उन्हें बस रिजल्ट से मतलब था कि मैंने हाथ उठाया। 2 गार्ड्स मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। मैं हल्का सा घूमकर उनके हाथों का वार खाली कर देता हूँ। डॉक्टर कहते थे कि जब सब कुछ क्योटिक हो जाए तो सुरक्षा का एकमात्र एहसास रूल से आता है। मैं उन गार्ड्स को इग्नोर करता हूँ और अपनी जेब से अपना फोन निकालता हूँ। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही हैं। मेरे जेस्चर्स एकदम सर्जिकल प्रिसिशन के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के काम कर रहे हैं। जुकिंजो मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या क्या तुम हमें फिर से रिकॉर्ड करना चाहते हो? अपने ही घर में रिकॉर्डिंग का क्या फायदा? जाउटिंग, मैं कसम खाती हूँ कि आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं अपना सिर उठाता हूँ और सीधे उसकी आंखों में देखता हूँ। फिर सबके सामने मैं 3 डिजिट्स डायल करता हूँ, 110। पूरे सैलून में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। मेरे पिता का चेहरा डर से काला पड़ जाता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं खुद पुलिस को बुला लूंगा। कॉल फौरन पिक हो जाता है। नमस्ते, मुझे एक इंसिडेंट रिपोर्ट करना है। यहाँ मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कैद किया गया है। ये सिक्वेस्ट्रेशन है और मुझ पर फिजिकल वायलेंस इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मेरी आवाज़ एकदम शांत और स्थिर है। मैं बिना हकलाए घर का सही पता देता हूँ। यहाँ कई विटनेसेस मौजूद हैं। सारे एविडेंस पहले ही क्लाउड पर सेव कर दिए गए हैं। कृपया जल्द से जल्द एक पेट्रो भेजें। मैं फ़ोन काट देता हूँ और उसे अपनी जेब में डाल देता हूँ। जुकिंजो गुस्से से पागल हो रही है। तुमने पुलिस को फ़ोन किया जाउटिंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही माँ बाप और बहन को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस बुलाने की? मैं उसे ठंडे अंदाज में सुधारता हूँ, जुकिंजो आपको गलतफहमी हुई है। पुलिस परिवार को गिरफ्तार करने नहीं आती, वो अपराधियों से निपटने आती है। वो पलटकर जवाब देने वाली होती है, लेकिन पिता उसे रोक देते हैं। वो मुझे देख रहे हैं और पहली बार उनकी नज़रों में मेरे लिए एक परखने वाला अंदाज है। वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्हें अपनी रेपुटेशन सबसे प्यारी है। अगर पुलिस सच में यहाँ आ गई तो कल की हेडलाइंस होंगी, जू फैमिली का वारिस वापस आया और उसने मदद के लिए पुलिस बुलाई। जू ग्रुप के शेयर्स बाजार में धड़ाम से गिर जाएंगे। माँ का लहजा अचानक नरम जाता है। वो अपनी घिनौनी ममता का इस्तेमाल करके हालात को काबू करने की कोशिश करती हैं। टिंग, फोन रख दो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। हम ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। बस शामिंग से माफ़ी मांग लो और बात यहीं खत्म हो जाएगी। डॉक्टर कहते थे कि ये सस्ते आंसू और बहुत देर से मिला सुकून शोर के सिवा कुछ नहीं है। मैं अपनी कलाई उठाकर घड़ी देखते हुए उन्हें बीच में ही टोक देता हूँ। पुलिस 5 मिनट में यहाँ होगी। जुकिंजो, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। या तो अपने गार्ड्स को पीछे हटने के लिए कहिए या फिर पुलिस के आने का इंतजार कीजिए जो ज़बरदस्ती ये सब संभालेगी। पुलिस के आने का इंतजार कीजिए जो ज़बरदस्ती ये सब संभालेगी। गार्ड्स घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो कानून के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। जूमिंग मेरी माँ की गोद में दुबक जाती है। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका है। उसने पहले कभी ऐसा मुकाबला नहीं देखा था। पहले उसके सिर्फ 2 आंसू मुझे काल कोठरी में पहुंचा देते थे। मुझे खाने से महरूम रखा जाता था और उस भयानक रिफॉर्म सेंटर में भेज दिया जाता था। लेकिन आज मेरे पास बहाने के लिए आंसू नहीं बचे। मेरा दिल तो उसी सेंटर में दफन हो चुका है। 5 मिनट बाद आंगन में पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। रेड एंड ब्लू लाइट्स खिड़कियों के शीशों से पूरे सैलून में चमकने लगती हैं। वो नज़ारा चकाचौंध करने वाला है। मेरी तीसरी बहन जोई घबराकर दरवाज़ा खोलती है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। इमरजेंसी कॉल किसने किया था? मैं भीड़ को चीरते हुए हाथ उठाकर आगे बढ़ता हूँ। ऑफिसर, मैंने किया था। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मैं उन्हें अपना नया आईडी कार्ड और साथ ही अपना फ़ोन पकड़ा देता हूँ। ये मेरी बड़ी बहन जुकिंजो की वॉइस रिकॉर्डिंग है जहां वो मुझे कैद करने की धमकी दे रही है। और ये इन सिक्योरिटी गार्ड्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से रोकने की कोशिश की। जुकिंजो का चेहरा फट पड़ जाता है। मेरी दूसरी बहन ज़रुचाओ, जो एक लॉयर है और हमेशा डींगे मारती है कि उसने कभी कोई केस नहीं हारा, वो भी अपनी जगह सुन्न खड़ी रह जाती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ऑफिसर अपने माथे पर बल लाते हुए मेरे पिता की तरफ देखते हैं। मिस्टर जू, हमारे देश में किसी की आज़ादी को रोकना एक जुर्म है, चाहे वो आपका अपना बच्चा ही क्यों ना हो।
जैसे ही वो मेजर होता है वो एक स्वतंत्र नागरिक है। पिता अपनी साख बचाने के लिए गहरी सांस लेते हैं। ऑफिसर, ये बस एक पारिवारिक मामला है। बच्चा अभी वापस आया है और इमोशनली अनस्टेबल है। ऑफिसर अपना नोटबुक बंद करते हुए बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहता है। इसके उलट रिकॉर्डिंग साबित करती है कि वो पूरी तरह शांत है। बल्कि आप सब भीड़ जमा करके उस इंसान को रोकने की कोशिश कर रहे थे जिसने पुलिस बुलाई। मिस्टर जू, अगर आप नहीं चाहते कि आपको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाए तो इन गार्ड्स को अभी वापस भेजिए और वादा कीजिए कि आप मिस्टर साउटिंग के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन फिर कभी नहीं करेंगे। ऑफिसर मेरी तरफ मुड़ता है। मिस्टर साउटिंग, अगर आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर की ज़रूरत है या कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करनी है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं उस पूरे परिवार को देखता हूँ, पिता का उतरा हुआ चेहरा, जुकिंजू का गुस्सा, माँ की हैरानी, जूमिंग का डर और मेरी दूसरी और तीसरी बहनों के चेहरे के अनकहे भाव। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफिसर। मैं बड़ी शिष्टता के साथ झुकता हूँ ताकि वो समझ सकें कि आज से मैं इस परिवार के नियमों का गुलाम नहीं हूँ बल्कि कानून की सुरक्षा में हूँ। पुलिस के जाने के बाद सैलून में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। परिवार के बाकी सदस्यों ने खिसकने का बहाना ढूंढ लिया है। अब बस जू फैमिली का मुख्य हिस्सा बचा है। पिता साए में खड़े होकर मुझे गौर से देख रहे हैं जैसे मुझे पढ़ना चाहते हो। वहां तुमने आखिर क्या सीखा? उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा। मैं सीढ़ियों पर रुक जाता हूँ, मेरा हाथ बर्फीली रेलिंग पर टिका है। मैंने राक्षसों से निपटना सीखा है। मैं पलट कर उन्हें ऊपर से देखता हूँ। डॉक्टर कहते थे कि जब एक इंसान का सारा सम्मान छीन लिया जाता है तो या तो वो कीचड़ में दम तोड़ देता है या फिर वो सिस्टम को ही सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख जाता है। मिस्टर जू, मिसेस जू, डायरेक्टर जू, मैं एक एक करके उनके टाइटल्स पुकारता हूँ। मेरी आवाज भावनाओं से पूरी तरह खाली है। वेलकम टू माई वर्ल्ड। इतना कहकर मैं अपने गेस्ट रूम में चला जाता हूँ और धीरे से दरवाजा लॉक कर देता हूँ। जर्नल ऑब्जर्वेशन डे 4। एक्सटर्नल सिस्टम का दखल सफल रहा। सारे न्यूसेंसेस को जबरदस्ती काट दिया गया है। जू फैमिली अब डर महसूस करने लगी है। डॉक्टर कहते थे डर ही वो एकमात्र इलाज है जो इन्हें हकीकत में वापस ला सकता है। मैं बिस्तर के किनारे बैठकर खिड़की से बाहर काली रात को देखता हूँ। नीचे अब फिर से खामोशी छा गई है। वो सारा शोर और हंगामा गायब हो चुका है। परिवार के सदस्य बिखर चुके हैं, शायद अपने कमरों में आज की घटना को पचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। क्या वो मुझे एक एहसान फरामोश कह रहे होंगे या मुझे वहां भेजने के अपने फैसले पर पछता रहे होंगे, या शायद वो कुछ भी नहीं सोच रहे। उनकी तरह के लोग कभी खुद का आत्मचिंतन नहीं करते। वो हमेशा कसूर दूसरों पर मर देते हैं। मैं छत को ताकते हुए लेट जाता हूँ। सफेद छत बिल्कुल वैसी ही जैसी रिफॉर्म सेंटर के आइसोलेशन सेल में थी। जब मैं वहां बंद था तो अक्सर सारा दिन लेटे लेटे इसी छत को देखता रहता था। कभी कभी मैं सोचता था अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या उन्हें दुख होगा? क्या मेरी माँ रोएगी? क्या पिता को पछतावा होगा? क्या मेरी बहनें मुझे याद करेंगी? और फिर अंत में मुझे समझ आ गया कि जवाब है नहीं। वो बस चैन की सांस लेता। उसे इस बात की खुशी होती कि उसे अब उस बेटे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी जो उसके परिवार के नाम पर एक धब्बा था। यही वजह थी कि मैं मर नहीं सकता था। मुझे हर हाल में जिंदा रहना था, वहां से बाहर निकलने के लिए और उनके सामने सीधा खड़ा होने के लिए, ताकि वो देख सकें कि उन्होंने अपने ही हाथों से किस कदर अपने बेटे को तबाह कर दिया है। वो वापस जिंदा कैसे आ गया? तभी मेरा फोन वाइब्रेट होता है। मैंने उसे उठाकर देखा। उस अनजान नंबर से एक मैसेज आया था, आज रात जो भी हुआ उसे नोट कर लो। मैंने जवाब दिया, वो पहले ही हो चुका है। उधर से रिप्लाई आता है, बहुत अच्छे, नज़र बनाए रखो। मैंने फ़ोन एक तरफ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर सही कहते थे, मैं उनका मास्टरपीस हूँ। उन्होंने ही मुझे अपने हाथों से तराशा है। उनके बिना मैं वो कभी नहीं बन पाता जो मैं आज हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त उनसे न मिला होता तो आज मैं कैसा दिखता। शायद मैं अब तक मर चुका होता। नहीं, उस सफ़ेद दीवारों वाले कमरे में उन इलेक्ट्रिक शॉक्स और तन्हाई के बीच हर दिन मर रहा होता, उस कभी न खत्म होने वाले अंधकार में। मुझे वाकई उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। भले ही उनके तरीके डरावने थे, लेकिन उनकी वजह से मैं जिंदा बच पाया और बस यही मायने रखता है। ऑब्जर्वेशन जर्नल का अंत डे 4। नॉइज लेवल हाई, इमोशनल फ्लक्चुएशन 5। अगली सुबह पुलिस के जाने के बाद बटलर ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। उसने बताया कि मोंसियर जो और डायरेक्टर जोएंजो ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपनी वही पुरानी धुली हुई ग्रे शर्ट पहनी और उसका कॉलर ऊपर तक सलीके से बंद किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त पूरे हॉल में मौत सा सन्नाटा पसरा था। मेरी माँ सोफा पर बैठी थी। उसकी आंखें रो रोकर सूज गई थीं। मुझे नीचे आते देख उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी पर एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ गया।
दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मेरे पिता अपने उस बड़े से पैलेसैंडर डेस्क के पीछे बैठे थे और जुइनजो खिड़की के पास खड़ी थी। यही जू फैमिली की सत्ता का असली केंद्र है। पहले इस कमरे में कदम रखते ही मेरे हाथ पसीने से भीग जाते थे। मैं डर के मारे उनकी एक एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखता था कि कहीं मेरा कोई शब्द उन्हें नाराज न कर दे। मुझे डर लगता था कि वो फिर से मुझसे कहेंगे कि मैं जूमिंग जैसा समझदार और आज्ञाकारी क्यों नहीं हूं। लेकिन अब मुझे बस ये लग रहा है कि इस कमरे की साउंड प्रूफिंग वाकई बहुत कमाल की है। मैं अंदर गया, डेस्क के सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। मेरी हर मूवमेंट बहुत हल्की और शांत थी, बिना किसी आवाज के। मेरे पिता मुझे घूर रहे थे। उनके माथे पर गहरी शिकन थी। वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्हें अपनी इमेज की सबसे ज्यादा फिक्र रहती है और उन्हें हर चीज कंट्रोल करने की आदत है। कल रात पुलिस के आने से उन्हें यह बुरी तरह एहसास हो गया था कि उनका पुराना फैमिली डिसिप्लिन अब मुझ पर काम नहीं करने वाला। इसलिए उन्होंने एक बिजनेस नेगोशिएटर वाला रास्ता चुना। जुवेंजू पास आई और उसने एक भारी डॉसिये मेरे सामने फेंक दिया। कागज मेज पर बिखर गए। पहले पेज पर लिखा था, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एंड रिनंसिएशन ऑफ सक्सेशन राइट्स। जुएंजो अपनी उसी पुरानी अकड़ और ठंडी आवाज में कहती है, बस इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम बाहर किसी को कुछ नहीं बताओगे और जूमिंग को दोबारा हाथ भी नहीं लगाओगे। बदले में तुम्हें फैमिली फंड से हर महीने 5 लाख की पेंशन मिलेगी। तुम जू फैमिली के लाडले बेटे बनकर चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हो, पर एक शर्त है कि तुम्हें पालतू बनकर रहना होगा। मैंने उस फाइल की तरफ देखा। वो बारीक कानूनी शर्तों से भरी हुई थी जो मुझे हर तरफ से जकड़ने के लिए बनाई गई थी। 3 साल पहले मुझे करेक्शन सेंटर में कैद रखने की बात कभी न खोलना, जू फैमिली और जूमिंग की रेपुटेशन को कोई नुकसान न पहुंचाना और जू ग्रुप के सभी शेयर्स और इनहेरिटेंस राइट्स को अपनी मर्जी से छोड़ देना, इन शर्तों को तोड़ने का जुर्माना आसमान छूने वाला था। मेरे पिता ने अपनी चाय की एक चुस्की ली और बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि इस परिवार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, लेकिन कल रात तुमने जो तमाशा किया वो वाकई शर्मनाक था। मैंने तुम्हारी बड़ी बहन से बात की है। अगर तुम इस पर साइन करते हो तो हम पिछला सब भूल जाएंगे। हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं ताकि तुम भविष्य में गलत रास्ते पर न भटको। ये जुमला हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं वाकई एक बेहतरीन बहाना है। 3 साल पहले भी इसी जुमले के साथ उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ठूंस कर दुनिया से दूर उस जगह बंद कर दिया था, और आज फिर वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मेरी खामोशी खरीद सके। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया और न ही कोई दुख महसूस हुआ। मैंने बस मेज से एक पेन उठाया और उसका ढक्कन हटाया। मेरी इस बात को मान लेने वाली सादगी देख जुविंजो के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। चलो अच्छा है, आखिर तुम्हें अकल आ ही गई। अगर मुझे पहले ही पता होता कि पैसे से सब ठीक हो जाएगा तो 3 साल पहले हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बहुत धीमी और शांत आवाज में फुसफुसाता हूँ, मैं साइन करने को तैयार हूँ। मेरी आवाज एक हार्ट मॉनिटर की सीधी लकीर की तरह स्थिर थी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार और शर्तें बराबर नहीं हैं। मुझे इसमें एक क्लॉज और जोड़ना होगा। मेरे पिता ने अपना चाय का कप मेज पर रखा और तीखी नजरों से मुझे देखने लगे। अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्या ये पैसे तुम्हारे लिए काफी नहीं है हैरीकुंज? मैंने अपना सिर हिलाया। हाथ में पेन लिए मैंने एग्रीमेंट के आखिर में खाली जगह पर एक लाइन लिखी। मेरा एक एक अक्षर इतना साफ और गहरा था जैसे बोल्ड लेटर्स में प्रिंट किया गया हो। काम खत्म करने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट को घुमाया और उनकी तरफ सरका दिया। मैं सक्सेशन राइट्स छोड़ने को तैयार हूँ, मैं खामोश रहने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 3 साल पहले मुझे इलीगल तरीके से कैद करने और मानसिक प्रताड़ना देने के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। पूरे ऑफिस में अचानक मौत सा सन्नाटा छा गया। मेरे पिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जुइंजू ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा और मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, जोटिक, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। लीगल एक्शन? तुम हमें अदालत में घसीटोगे? मैंने उसकी आंखों में झांका। डॉक्टर ने कहा था कि सही और गलत भावनाओं पर नहीं बल्कि साबित किए गए तथ्यों पर टिके होते हैं। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल मेरा आज कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हो तो मैं कानून का इस्तेमाल तुम्हारे गुजरे हुए कल की कीमत वसूलने के लिए करूंगा। इसे ही एक फेयर एक्सचेंज कहते हैं। मेरे पिता झटके से खड़े हो गए। मैं तुम्हारा अपना बाप हूं और तुम्हारी बड़ी बहन का खून भी वही है जो तुम्हारा है, और अब तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि चाय के कप का ढक्कन तक थरथराने लगा। मैं अपनी कुर्सी पर बिना पलक झपकाए बैठा रहा। हाँ, मैं हिसाब मांगूंगा। मैंने अपने पिता की नजरों से नजरें मिलाईं क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि खुद से प्यार करना ही गोल्डन रूल है। मैं अब आंसू या खून के रिश्तों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। जोइंजू गुस्से से कांपते हुए फटी आवाज में चिल्लाई, ये अपना नाटक बंद करो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास हमें दोषी साबित करने के लिए आखिर सबूत क्या है? ये सब नाटक बंद करो। इन चंद शब्दों ने बड़ी बारीकी के साथ मेरे सिस्टम डायरेक्टिव को ट्रिगर कर दिया। गुस्सा होने के बजाय मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा है।
मैं खड़ा हुआ, अपनी शर्ट की कलाई ठीक की और एक ऐसी ठंडी शराफत के साथ बोला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। डायरेक्टर जू, आप क्या चाहती हैं? मैं समझदार बन जाऊं या बिना कुछ कहे आपके जुल्म सहता रहूं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अब भी आपके भरोसे की ज़रूरत है? मैंने उनकी हैरान और सदमे से भरी आंखों में देखा और आराम से पेन मेज़ पर रख दिया। मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इंसान सफाई सिर्फ उन लोगों को देता है जो उसके लिए मायने रखते हैं। चूंकि हमारी बात नहीं बन पा रही, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। मैं किसी भी चीज़ पर साइन नहीं करूंगा। आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का कर्जा है जो आपको चुकाना होगा। मैं मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकलने लगा। पीछे मेरे पिता और जुविनजू मेरी पीठ को घूरते रहे। पहली बार उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं अब वो बेटा नहीं रहा जो उनकी जरा सी डांट पर रोने लगता था और माफी की भीख मांगता था। मैं अब एक मशीन बन चुका था, एक मॉन्स्टर जो अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका था। मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला। जूमिंग ठीक बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। उसके हाथ में कटे हुए फलों की एक प्लेट थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। साफ था कि वो काफी देर से दरवाजे के पीछे छिपकर हमारी बातें सुन रहा था। मुझे देखते ही वो डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ कांपे और प्लेट से एक सिल्वर फॉर्क नीचे कालीन पर गिर गया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कल वाली वो अकड़ और झूठी मासूमियत अब गायब थी। वहां सिर्फ साफ और नंगा डर बचा था। पहले उसका जरा सा रोना और बीमार होने का नाटक मुझे पागल कर देता था, और फिर परिवार के नाम पर वो मुझे बार बार कुचलता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि मैं उनके प्यार की भीख नहीं मांग रहा। मुझे जू ग्रुप की विरासत और उनके पैसों से अब कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ न बचा हो, उसे अब और मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मैं रुका। मैंने जमीन पर गिरे उस फोक को देखा। मुसुजो, मैंने उसे पुकारा। जूमिंग का पूरा शरीर कांप उठा। ग्रैंड ब्रदर, तुम अपना ये छोटा सा नाटक जारी रख सकते हो। मैं थोड़ा उसकी ओर झुका और बिल्कुल शांत आवाज में उसके कान में कहा, लेकिन एक छोटी सी सलाह है। अगली बार जब कोई चाल चलो तो ये पक्का कर लेना कि कोई सबूत ना बचे, क्योंकि अगर अगली बार मैंने तुम्हें पकड़ा तो ना तुम्हें उसी जगह भेजूंगा जहां मैंने अपने 3 साल बिताए हैं, और तुम भी वही सब झेलोगे। जूमिंग के पैरों ने जवाब दे दिया और वो दीवार से जा लगा। उसके पास सफाई देने के लिए एक शब्द नहीं था। मैं सीधा हुआ, उसके पास से निकला और अपने कमरे में चला गया। मैंने अपना पुराना फोन निकाला और नोट्स एप्लीकेशन खोली। ऑब्जर्वेशन जर्नल, डे 5। नेगोशिएशंस फेल हो गई। उनकी बराबरी न करने वाली शर्तों को मानने से इनकार। टेस्ट का रिजल्ट। उन्हें एक पालतू बेटा चाहिए था और मुझे बस एक इंसाफ चाहिए। एक्स्ट्रा नोट, टारगेट जूमिंग बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि ये एक अच्छा साइन है। कमरे में वापस आकर मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया और नीचे बगीचे की तरफ देखने लगा। जूमिंग अभी भी उसी हॉलवे में खड़ा है, जैसे जड़ हो गया हो। मैं उसकी भारी और उखड़ी हुई सांसें साफ सुन सकता हूँ। वो सच में बुरी तरह डरा हुआ है। वैसे भी इतने सालों में उसने मुझे कभी इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। पुराना वाला मैं तो बस एक पालतू और वफादार कुत्ते जैसा था, जिसे कितना भी सताया जाए वो कभी पलटकर काटने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज का सच अलग है। मैं एक बार मौत का स्वाद चख चुका हूँ, और जो इंसान एक बार मर चुका हो उसे फिर किसी चीज का डर नहीं सताता। अचानक मेरे दिमाग में उस रिफॉर्म सेंटर के वो पुराने दिन ताज़ा हो जाते हैं। जब मैं वहाँ नया नया आया था, मुझे वहाँ के रूल्स का अंदाज़ा नहीं था। हर दिन मुझे सज़ा दी जाती थी। हर दिन बिजली के झटके लगते थे। हर दिन मुझे आइसोलेशन में बंद रखा जाता था। एक बार तो उन इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से मैं बेहोश हो गया था। जब आँख खुली तो मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मैंने अपनी ही जीभ काट ली थी। मेरे बगल में कोई बैठा था। उसने वाइट कोट पहना था, चेहरे पर सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा था और उसके हाव भाव बिल्कुल पत्थर जैसे थे। वे पूछता है, क्या तुम्हें होश आ गया? मैं बस उसे देखता रहा। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह कहता है, मेरा नाम वेयुरु है। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। आज से मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस पल मुझे लगा जैसे वो मेरा मसीहा बनकर आया है, पर बाद में समझ आया कि उसका मकसद मुझे बचाना नहीं, बल्कि मुझे पूरी तरह तोड़कर फिर से खड़ा करना था। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे चोट पहुंचाना और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। उसने कहा कि मुझे जीने का एक नया तरीका सीखना होगा। पर कैसे? उसने मुझे अपने रूल्स एक एक करके सिखाए। किसी पर भरोसा मत करो, किसी के भरोसे मत रहो, किसी से प्यार मत करो, सिर्फ रूल्स पर यकीन करो, सिर्फ सबूतों को मानो और सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। शुरुआत में मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। मैं बस रोता रहता था। मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं हमेशा यही उम्मीद करता था कि एक दिन पापा और मम्मी आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। बाद में उसने मुझे सिखाना बंद कर दिया और मुझे खुद सब समझने के लिए छोड़ दिया। उसने आइसोलेशन रूम में एक शीशा लगा दिया और मुझे खुद का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मजबूर किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं बस खुद को देखता रहा।
आंखों के आंसू अब खत्म हो चुके थे। अब वहां सिर्फ एक खालीपन और गहरा सन्नाटा था। और आखिरकार मुझे समझ आ गया, मेरे माँ बाप नहीं आएंगे, मेरी बहन भी नहीं आएगी, कोई भी मुझे बचाने नहीं आने वाला। मुझे बचाने वाला सिर्फ मैं खुद ही हूँ। उस दिन से मैं बदल गया। अब और आंसू नहीं, अब और गिड़गिड़ाना नहीं, अब और भरोसा नहीं। मैंने खुद से वादा किया कि जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं उन सबको उसी दर्द का स्वाद चखाऊंगा जो मैंने झेला है। और आज मैं आज़ाद हूँ। फिफ्थ डे ऑफ ऑब्जर्वेशन खत्म होता है। टारगेट का फियर लेवल बढ़ गया है। इमोशनल फ्लक्चुएशन लेवल 5 पर है। अगली सुबह सवेरे ही मैंने बाहर निकलने का फैसला किया। घूमने के लिए नहीं, बल्कि जो ग्रुप के हेड ऑफिस जाने के लिए। वो ट्विन टावर्स इस शहर की पहचान है। 3 साल पहले मैंने वहां इंटर्नशिप की थी। तब मैं कितना बेवकूफ़ था। मुझे लगता था कि कड़ी मेहनत करके मैं मम्मी पापा के दिल में जूमिंग और मेरे बीच के उस फर्क को मिटा दूंगा। लेकिन इसके बदले मुझे सबके सामने हथकड़ियां पहनाई गईं, गाड़ी में ठूंस दिया गया और रिफॉर्म सेंटर भेज दिया गया। आज मैं वहां दोबारा जाना चाहता हूँ। किसी और वजह से नहीं, बस अपना वो सामान ले जो मैं वहां छोड़ आया था। डॉक्टर ने कहा था कि जो मेरा है उसे वापस लेना मेरी अपनी बाउंड्रीज तय करने का एक हिस्सा है। मैंने किसी को नहीं बताया और अकेले टैक्सी लेकर निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज की तेज रोशनी मेरी आंखों को चुभ रही थी। हाथ में अपना वो पुराना कैनवस बैग लिए मैं मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा रास्ता रोक दिया। उसने घृणा के साथ ऊपर से नीचे तक मेरी पुरानी शर्ट को देखा। वह कहता है, सड़क छाप सेल वाले पीछे के दरवाजे से जाएं। ये मेन एंट्रेंस है। मैं रुक गया। उसके बैज पर नजर डालते हुए मैंने जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मेरी आवाज धीमी थी पर उसमें एक मजबूती थी। मैं कहता हूँ, मुझे जोइन से मिलना है। गार्ड ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। डायरेक्टर जो से मिलना है? वो पूछता है, तुम हो कौन? क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, नहीं, लेकिन मेरे पास ये है। मैंने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला। ये उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एग्रीमेंट की कॉपी थी जिस पर मैंने 3 साल पहले साइन किए थे। उस पर जो ग्रुप की ऑफिशियल सील अभी भी साफ दिख रही थी। मैं कहता हूँ, मैं अपने पुराने कैबिन में रखा अपना सामान वापस लेने आया हूँ। वो मुझे झिड़कते हुए कहता है, निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है, कागज के इस टुकड़े से तू किसी को भी बेवकूफ बना लेगा? उस गार्ड ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा दुबला पतला शरीर लड़खड़ा गया और मैं 2 कदम पीछे गिरते गिरते बचा। वहां से गुजर रहे एम्प्लॉयज की भीड़ जमा होने लगी और वो फुसफुसाते हुए मेरी तरफ इशारा करने लगे। कोई कह रहा था, अरे क्या ये जो फैमिली का सगा बेटा नहीं है? दूसरा बोलता है, धीरे बोल, सुना है इसे दिमाग की बीमारी है, कई सालों तक पागल खाने में मन था। इधर मुझे पता चलता है कि जूमिंग ने आज सुबह ही खबर दी थी कि उसका भाई आजकल दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और सबको उसे संभाल लेने को कहा था। तो जूमिंग ने पहले ही मेरी कब्र खोद रखी थी। बड़े ही प्यार से उसने सबके दिमाग में मुझ पर पागल होने का लेबल लगा दिया था। मैंने उस गार्ड को देखा और फिर उन गप्पे मारते चेहरों को। उनकी आंखों में सिर्फ दया और मजाक था, इज्जत की एक बूंद भी नहीं। गार्ड फिर आगे बढ़कर मुझे घसीटने की कोशिश करता है और कहता है, मिस्टर जो, फौरन यहाँ से चले जाइए। डायरेक्टर जो ने साफ कहा है कि आप जैसे दिमागी तौर पर बीमार लोगों का इस हॉल में आना सख्त मना है। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुझे दर्द हो रहा है पर मैं विरोध नहीं करता। सोच रहा है कि जब कोई गैरकानूनी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करे तो जवाब हिंसा से नहीं बल्कि सच्चाई दिखाकर देना चाहिए। मैं अपना एक हाथ छुड़ाता हूं और अपना पुराना फोन निकालकर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता हूं। मैं कैमरा का फोकस पहले जो ग्रुप के उस बड़े लोगों पर करता हूं और फिर उस गार्ड के घमंडी चेहरे पर। मैं कैमरा की तरफ देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूं, हेलो एवरीवन, मैं जोतीन हूं, जो फैमिली का सगा बेटा जो पिछले 3 साल से गायब था। आज मैं जो ग्रुप में अपना सामान लेने वापस आया हूं, लेकिन यह गार्ड मुझे रोक रहा है क्योंकि डायरेक्टर जो को लगता है कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूं। गार्ड सामने रह गया। उधर भीड़ में हलचल मच गई और लाइव स्ट्रीम पर देखने वालों की गिनती तेज से बढ़ने लगी। जो फैमिली के ड्रामे हमेशा से शहर के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। अब मैं उस गार्ड की आंखों में आंखें डालकर पूछता हूं, किस कानूनी आधार पर आप कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं? क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल साइकेट्रिक रिपोर्ट है या ये सिर्फ डायरेक्टर जो की कही सुनी बात है? गार्ड के पास कोई जवाब नहीं था। वह झपट कर मेरा फोन छीनने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, ये फोन नीचे रखो, फिल्मिंग बंद करो। मैं फुर्ती से बच निकलता हूं और कैमरा को अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाता हूं। मैं कहता हूं, अगर मैं पागल हूं तो मुझे कोर्ट का रिस्ट्रेन ऑर्डर दिखाइए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपकी यह हरकत हिंसा और उकसावे के दायरे में आती है। आप एक नागरिक के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। गार्ड शर्म और गुस्से से लाल हो चुका है। उसे लगता है मैं सच में पागल हूं। मैं उसे देखते हुए बड़े आराम से कहता हूं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं, तो फिर मैं अपने डॉक्टर के प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। चूंकि आपने मुझे पागल घोषित कर दिया है
तो आपको पता होना चाहिए कि एक पागल की किसी भी हरकत को माफ किया जा सकता है ना? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत से उसके सीने पर टक्कर मारी। मेरी हड्डियां सख्त हैं। उस धक्के से वो दर्द के मारे कराह उठा। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर वार करे, क्योंकि कैमरा उसी पर था और लाइव स्ट्रीम पर 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। जाउटिंग, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ? अंदर से एक तीखी आवाज आई। अपनी लाल हील वाली सैंडल खटखटाते हुए जुकिंजू बाहर आती है। उसके पीछे बड़े अधिकारियों की पूरी फौज है। वो पहले भीड़ को देखती है और फिर मेरे फोन को। गुस्से के मारे उसका चेहरा नीला पड़ गया है। वह मुझ पर चिल्लाते हुए कहती है, इसे बंद करो, अभी के अभी ये लाइव स्ट्रीम बंद करो। मैं उसके चमकते हुए मेकअप को गौर से देखता हूँ और कहता हूँ, डायरेक्टर जू, मैं आपको अपनी बड़ी बहन नहीं कहूंगा। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा, बस अपना हिसाब बराबर कर रहा हूँ। 3 साल पहले इसी जगह आपने सबके सामने कहा था कि मैं 100 मिलियन चुरा कर भाग गया हूँ, और आज 3 साल बाद आप मुझ पागल बताकर मेरा रास्ता रोक रही हैं। मैं कैमरा का रुख उसके चेहरे की तरफ कर देता हूं और बिना किसी इमोशन के कहता हूं, आपने मेरा सम्मान छीना और अब मेरा आज़ादी से घूमने का हक भी छीनना चाहती हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी आपकी बात मानूंगा? जुकिंजू गुस्से के मारे कांप रही है। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मैं पीछे नहीं हटा। मैं बस कैमरा की तरफ देख रहा हूं। सोचता है कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप मुझे मिटाना चाहते हैं तो मुझे मार देना ही इकलौता रास्ता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको मेरे रूल्स के हिसाब से चलना सीखना होगा। जुकिंजू का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने देखा कि लाइव चैट में लोग उसे हरासर कह रहे हैं। उसे समझ आ गया कि वो पुराना वाला जाउटिंग जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाती थी, उस रिफॉर्म सेंटर की बेड़ियों में कहीं मर चुका है। वह अपना हाथ नीचे करती है और बर्फीली आवाज में कहती है, साउटिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। इस सबसे जो फैमिली की बदनामी के अलावा तुम्हें क्या मिलेगा? मैं हल्का सा हंसते हुए वही सवाल उसकी तरफ उछाल देता हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं करना। मैं बस चाहता हूं कि आप भी उसी तड़प को महसूस करें। डायरेक्टर जो, अब आप फैसला कीजिए, आप शांति से बात करना चाहती हैं या चाहती हैं कि मैं इसी तरह आपको कुचलता रहूं? जुकिंजो ने गुस्से में दांत भींचे पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। इसी बीच वहां एक काले रंग की बेंटली आकर रुकी। मेरी दूसरी बहन ज़रूरचाओ, जो एक नानी लॉयर है, अपनी गाड़ी से बाहर निकली। उसने एक प्रोफेशनल नजर से पूरे मंजर को देखा। वह नजदीक आकर बड़े ही चालाकी भरे प्यार से कहती है, सुतेंग, बस बहुत हुआ। मैं एक लॉयर भी हूं और तुम्हारी बड़ी बहन भी। तुम्हारी यह हालत सबके सामने आने के लिए ठीक नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ ताकि तुम्हारा पूरा चेकअप हो सके। वह अपनी कानूनी बातों के पीछे मुझे मानसिक बीमार साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे देखा और लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जो होने वाला है वो बाहर वालों के सुनने के लायक नहीं है। जुरुचो मेरे सामने खड़ी थी। वो आज भी वैसी ही एलिगेंट लग रही थी। उसके टेलर पर एक भी सिलवट नहीं थी और उसकी आंखों में मेरे लिए वही पुरानी दया और हिकारत साफ झलक रही थी। इस नज़र को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 3 साल पहले भी उसने मुझे इसी तरह देखा था, जब मैं ज़मीन पर गिरा हुआ खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था और वो लफ्ज़ दर लफ्ज़ मेरी कथित क्रिमिनल साइकोलॉजी का एनालिसिस कर रही थी। जुरुक्शा की आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, जैसे वो किसी जिद्दी बच्चे को बहला रही हो। जाउतिंग, अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। तुम्हारी ये हरकतें अब नॉर्मल नहीं रही हैं। तुम्हें एक प्रॉपर इवैल्यूएशन और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसने सिर घुमाकर जुकिंजो को एक भरोसा दिलाने वाली नज़र दी और फिर मेरी तरफ मुड़ गई। एक परिवार होने के नाते तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तमीज़ से बात मानो और इस सिचुएशन को और ज़्यादा एम्बैरसिंग मत बनाओ। उसके मुंह से निकलते ये मीठे और बनावटी शब्द किसी सड़ी हुई दवाई की बदबू की तरह थे। मैंने उसके सोने के फ्रेम वाले चश्मे की तरफ देखा। उन शीशों के पीछे उसकी आंखों में परिवार वाला कोई प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक चालाकी भरी कैलकुलेशन थी। वो अपने रुतबे का इस्तेमाल करके मुझे फिर से पागलों वाले पिंजरे में बंद करना चाहती थी। मुझे अपने डॉक्टर की बात याद आई। सोच रहा है कि जब कोई अपनी झूठी अथॉरिटी से तुम्हें डिफाइन करने की कोशिश करे तो खुद का बचाव मत करो, बल्कि उनका नकाब उतार दो। मैंने खुद को सेफ डिस्टेंस पर रखने के लिए एक छोटा कदम पीछे लिया और बड़ी शांति से, बिना किसी इमोशन के कहा, बड़ी बहन, तुम आखिर किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो? जुरुक्शा एक पल के लिए ठिठक गई और उसकी भवें तन गईं। जाहिर है, मैं तुम्हारी बहन हूं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया। अगर तुम मेरी बहन हो तो अपना ये प्रोफेशनल जार्गन अपने पास ही रखो, लेकिन अगर तुम यहाँ एक लॉयर की हैसियत से खड़ी हो तो मुझे अपना प्रोफेशनल कार्ड और डायरेक्टर जू का ऑफिशियल ऑथराइजेशन दिखाओ, वरना ये जो तुम अभी मेरा डायग्नोसिस कर रही हो इसका ना तो कोई लीगल बेस है और ये सीधा सीधा डेफेमेशन का मामला बनता है। अपनी ही प्रोफेशनल लॉजिक में फंसकर ज़ुरुक्शा का चेहरा उतर गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उसे चुप कराने के लिए उसी के हथकंडे इस्तेमाल करूंगा। जाउटिंग, क्या तुम्हारा इतना अग्रेसिव होना जरूरी है? ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो है।
मैंने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, पर मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मेरे भले के लिए 3 साल पहले भी मेरे भले के नाम पर तुमने अदालत में मेरी साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी की रिपोर्ट दी थी और मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। और आज तुम फिर वही बहाना बनाकर मुझे अस्पताल के किसी कमरे में बंद करना चाहती हो। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और सीधे उसके चश्मे के पीछे झांकते हुए पूछा, तुम मेरी डॉक्टर हो या फिर उन लोगों का एक मोहरा? जुरुशिया ने अपनी नजरें फेर लीं और उसकी आवाज भारी हो गई, साउटिंग, तुम पूरी तरह पैरानोयाक हो चुके हो। तुम्हें लग रहा है कि सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी ये आवारगी ही इस बात का सबूत है कि तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। मैंने तुरंत पलटवार किया, सबूत? मेडिसिन में सच या झूठ भावनाओं पर नहीं बल्कि बिहेवियर के सबूतों पर टिका होता है। मैंने अपना फोन निकाला और वो डॉक्यूमेंट खोला जो इंतजार करते वक्त मैंने डाउनलोड किया था। मेंटल हेल्थ लॉ के मुताबिक मरीज की मर्जी के खिलाफ किया गया कोई भी जबरदस्ती का इलाज इलीगल है। दूसरी बहन, तुम एक नामी लॉयर हो, ये बात तुम्हें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। अगर आज तुमने मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मैं इसे सबूत बनाकर तुम्हारे खिलाफ लॉसूट फाइल करूंगा और तुम्हारा बार एसोसिएशन का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ज़ोरक्शा की आंखों की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसके लिए उसकी ये प्रोफेशनल इमेज ही सब कुछ थी। उसकी आंखों की गहराई में मुझे एक दबी हुई नफरत और बेइज्जती साफ दिखी। वो अब अपने बनावटी अपनेपन का नकाब और ज्यादा नहीं पहन पा रही थी। उसकी आवाज अब तीखी हो गई थी। जाउटिंग, तुम सच में हाथ से निकल चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि कानून की 2-4 धाराएं रट लेने से तुम सब कुछ बदल दोगे? ये जो तुम्हारे अंदर स्वार्थ और घटियापन बसा हुआ है, इसे तुम कभी नहीं बदल सकते। कभी नहीं बदल सकते। ये शब्द किसी स्टील की सुई की तरह सीधे मेरे दुखते घाव पर लगे। मेरी नजरें पल भर में बर्फीली हो गईं। आसपास का शोर थम गया और चारों तरफ एक मौत जैसी खामोशी छा गई। मैंने उसे बहुत ही तमीज और अदब के साथ देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, मैं वाकई नहीं बदल सकता। मैं उस याद को नहीं मिटा सकता कि 3 साल पहले मेरी अपनी बहन ने ही मुझे खाई में धकेल दिया था, और ना ही मैं उस जगह और उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को मिटा सकता हूं जहां जिंदा रहने के लिए मुझे हर मिनट हिसाब लगाना पड़ता था। मैं मुड़ा और उस पत्थर जैसे ठंडे चेहरे से दूर चलने लगा। मास्टर जू, मेरी सलाह है कि तुम वापस जाकर अपनी पुरानी फाइल्स खंगालो और देखो कि 3 साल पहले जो छोटा भाई तुमसे गिड़गिड़ा कर यकीन करने की भीख मांग रहा था, वो कैसे तड़प तड़प कर मर गया। आज जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे न तुम्हारे डायग्नोसिस की जरूरत है और न ही तुम्हारी मेहरबानी की। ज़ुरुत्शिया वहीं खड़ी रह गई। उसने अपने अटैच केस को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वो पलटकर जवाब देना चाहती थी, अपनी दलीलों से मुझे कुचलना चाहती थी, पर उसे एहसास हो गया कि अब मैं उसके खेल का हिस्सा नहीं रहा। मैं अब बर्फ का एक ऐसा टुकड़ा बन चुका था जिसमें कोई तपिश नहीं बची थी। वो चाहे कितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर ले, उसे जवाब में सिर्फ एक जानलेवा ठंडक ही मिलनी थी। पीछे से जुविंजो चिल्लाई, जाउटिंग, अभी के अभी रुको। पर मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की। डॉक्टर ने कहा था कि शोर शराबे से दूर रहना ही मन की शांति का सबसे अच्छा तरीका है। हाथ में अपना कैनवस बैग लिए मैं जू ग्रुप के घूमते हुए शीशे के दरवाजों में ओझल हो गया, लेकिन मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं गया। इसी बीच मैं घूमकर वापस आया और ग्राउंड फ्लोर के एक तरफ बने सर्विस एलिवेटर में चढ़ गया। मैंने 18th फ्लोर का बटन दबाया। यही फाइनेंस डिपार्टमेंट है और यही वो जगह है जहां 3 साल पहले मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी। मेरी एग्जिट फॉर्मेलिटीज कभी पूरी नहीं हुई थी और मेरा एक पर्सनल नोटबुक वहीं छूट गया। डॉक्टर के मुताबिक जो चीज मेरी है उसे वापस लेना अपनी सीमाओं को फिर से तय करने का पहला कदम है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, 18th फ्लोर के गलियारे में अफरा तफरी मची हुई थी। सबसे बड़े ग्लास मीटिंग रूम में भारी भीड़ जमा थी। वहां ग्रुप के डायरेक्टर्स, एक एक्सटर्नल शंजी टीम और कुछ गुस्से में भरे हुए सप्लायर्स मौजूद थे। जुकिंजो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई माथे को सहला रही थी। मेरी दूसरी बहन ज़ोरुत्शा ऊपर नहीं आई थी। शायद वो नीचे ही अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही होगी। उधर जूमिंग बिल्कुल जुकिंजो के बगल में खड़ा था। हाथ में एक रिपोर्ट लिए वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वही सबका मसीहा हो। मैं चुपचाप मीटिंग रूम के पास पहुंचा और शीशे का दरवाजा धकेल दिया। आवाज तो कम हुई पर कमरे में मौजूद हर शख्स बहस छोड़कर मेरी तरफ मुड़ गया। जुकिंजो ने जैसे ही मुझे देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी मर गई है क्या? वो किसी को बुलाकर मुझे बाहर फिकवाने वाली थी कि तभी सामने बैठे एक बड़े सप्लायर ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। मैडम जू, हमें आपके खानदानी झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ अपने पैसे लेने आए हैं। 3 साल पहले जो ये 100 मिलियन का झोल हुआ था उसका जवाब आज तक आपके पास नहीं है। इसी वजह से अकाउंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और हम अपने सीनियर्स को कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही उस 100 मिलियन के आंकड़े का जिक्र हुआ, कमरे का माहौल पूरी तरह जम गया। यही वो 100 मिलियन की रकम थी जो रातों रात गायब हो गई थी और जिसका इल्जाम मुझ पर मढ़कर मुझे सुधार गृह भेज दिया गया था।
उस वक्त मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक इंटर्न था और जूमिंग भी वहीं था। जांच में ये पाया गया था कि मेरी आईडी से सिस्टम लॉगिन करके पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और वो सारा पैसा एक विदेशी शेल अकाउंट में चला गया था। मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच जूमिंग मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चालाकी चमकी, लेकिन तुरंत ही उसने एक बेचारगी भरा चेहरा बना लिया। मिस्टर जैग, आप तो इस कर्ज की पूरी कहानी जानते ही हैं। जूमिंग ने सप्लायर की तरफ देखकर एक गहरी आह भरी। उसकी आवाज न बहुत तेज थी न धीमी, बस इतनी थी कि कमरे में बैठा हर इंसान उसे साफ साफ सुन सके। उस वक्त की बात है, ये मेरा बड़ा भाई जुटीन है जो यहाँ खड़ा है। वो उस वक्त जवान था, नासमझ था और उसे नशे की बुरी लत लग गई थी। उसी ने उन फंड्स का हेर फेर किया था। मेरी बड़ी बहन ने परिवार से पहले कानून को अहमियत दी और उसे रिफॉर्मेटरी स्कूल भेज दिया। वो बस आज ही वहां से बाहर निकला है। वो दिमागी तौर पर थोड़ा अनस्टेबल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जू फैमिली के मान सम्मान की खातिर हमें थोड़ा और समय दें। हम जल्द ही इसका हिसाब बराबर कर दें। उसका ये पूरा भाषण एकदम सधे हुए अंदाज में था। वो न सिर्फ सप्लायर को शांत कर रहा था, बल्कि सबके सामने इस पुराने स्कैंडल का सारा ठीकरा मेरे सिर फोड़ रहा था। वो बड़े आराम से सबको समझा रहा था कि मैं आज यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस एक मामूली मुजरिम हूँ जो अभी अभी छूट कर आया है। वहाँ मौजूद डायरेक्टर्स की नज़रों में तुरंत मेरे लिए नफरत और हिकारत भर गई। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सब 3 साल पहले हुआ होता तो सबके सामने ऐसे इल्ज़ाम सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं सीधा जूमिंग पर झपट पड़ता। मैं उसका कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाता कि आखिर वो मेरे खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहा है। मैं सबके सामने हकलाते हुए सफाई देता और कस्में खाता कि मैंने वैलिडेशन सिस्टम के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन तब मुझ पर एक झूठे और पागल होने का लेबल लगा दिया था। लेकिन इस बार मैं बस खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा, पास पड़ी एक चेयर खींची और बड़े आराम से वहां बैठ गया। मिस्टर जाओ, मैं सीधा जाओ की आंखों में घूरता हूँ। मैंने जूमिंग के चेहरे को गौर से देखा और अपनी आवाज को एकदम शांत रखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं पहले की तरह रिएक्ट करूंगा, वहीं खड़ा रहूंगा, अपनी बेगुनाही के लिए रोऊंगा और चिल्लाऊंगा? जूमिंग एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे मुझे हमेशा आबा खोते हुए देखने की आदत थी, लेकिन मुझे इतना खामोश देखकर उसके होश उड़ गए। वो अपने चेहरे पर एक खिंची हुई मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, ग्रैंड फ्रे, अपनी ये नौटंकी बंद करो। उस वक्त सिग्नेचर तुमने ही किए थे, यहाँ तक कि कैमराज ने तुम्हें सर्वर रूम के अंदर जाते हुए भी रिकॉर्ड किया है। ये सब ऐसे पक्के सबूत हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता, और इसके बावजूद तुम मुझे पागल कह रहे हो। मैं उसकी इस छोटी सी एक्टिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता हूँ और बड़ी शांति से अपनी बात कहता हूँ। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।